एक इंटरेस्टिंग बीमारी से मैं बात शुरू करूंगा, दैट इज कॉल्ड एचआईवी एड्स। और उसमें कंक्लूजन ये निकला कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका अगर सिंपल अर्थ ये है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है तो उसे बोलते हैं एड्स। यानी कि जब जब आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो आप एड्स के पेशेंट हैं। अगर मेरी इम्यूनिटी थोड़े दिन के लिए कमजोर हो जाएगी तो उस वक्त मैं एड्स का पेशेंट। तो हम में से सब के सब जिंदगी में बहुत बार एड्स के पेशेंट रह चुके हैं। किसी न किसी कारणवश हमारा इम्यूनिटी कम होता है तो हम एड्स के पेशेंट बन जाते हैं, फिर हम खाते पीते हैं, धूप में जाते हैं, तो दोबारा से इम्यूनिटी आ जाती है। तो दैट इज कॉल्ड एड्स, राइट। अब इन्होंने ये जोड़ा है कि एड्स जो होता है वो एचआईवी से होता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से होता है। तो ये जोड़ा है। अब क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड साइंस बोला जाता है तो इसका मतलब इसका कोई सबूत होगा कि एचआईवी से एड्स होता है, इसका कोई सबूत होगा। लेकिन आपको जान के शॉकिंग लगेगा कि इसका कोई सबूत है ही नहीं। मेडिकल लिटरेचर में अभी तक कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो कि एचआईवी से एड्स होता है। देयर इज नो प्रूफ। तो आज से मेरा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ जो एक टकराव रहा है वो कई सालों से रहा है। और मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र लिखा और 8 अप्रैल 2018 मैंने एक सेमिनार आयोजन किया। वहां पे हमने एड्स पे चैलेंज किया कि एचआईवी से एड्स नहीं होता है, राइट। तो उनकी आईएमए उनका एक खास तरीका है कि जब भी आप उनको चैलेंज करेंगे विद सबूत तो वो आपको डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करेंगे, मतलब फेस टू फेस नहीं आएंगे। तो वहां भी उन्होंने ऐसे ही किया, फेस टू फेस नहीं आए। उन्होंने फेस टू फेस ना आके उन्होंने अपना अपना बयान टेलीविजन में, एबीपी न्यूज में और बाकी जगह पे दिया मेरे अगेंस्ट, पर सामने नहीं आया। सामने आने से क्या है कि एविडेंस लेके आना पड़ेगा, राइट। तो वो सामने नहीं आया कभी भी। अभी इसी महीने की बात है, दिस इज मे, बीबीसी ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, राइट, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया अभी। और उन्होंने आईएमए वालों का भी मेरे टिप्पणी पे उनका कमेंट लिया। और उन्होंने तो सिर्फ ये बोलते कि भाई ये तो झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो सिर्फ यही बोला कि एचआईवी से एड्स नहीं होता फॉर एग्जांपल, और अगर होता है तो कोई एचआईवी की पेशेंट को लाओ और मैं आपको ही बोल रहा हूँ उसका ब्लड सैंपल मेरे अंदर डाल दो तो मुझे भी एड्स हो जाना चाहिए, जबकि ये ट्रुथ नहीं है। तो ये सारी चीज आपको समझने के लिए यू हैव टू रीड द बुक। ये बुक मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा, विश्वरूप.com से फ्री डाउनलोड है ई बुक सेक्शन में। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे तो सारी चीज क्लियर होंगी। एक, मॉडर्न मेडिसिन इज नॉट एविडेंस बेस्ड, इट इज नॉट एविडेंस बेस्ड। कैसे? आप कोई भी बीमारी की बात की, हम एड्स की बात करते हैं तो बीबीसी कॉरेस्पोंडेंट ने बोला, मुझसे पूछा कि भाई एड्स में तो इतनी सारी जो पेशेंट्स हैं उनको दवाई चल रही तो ही वो जिंदा है। तो मेरा सवाल है, अगर उनको दवाई नहीं चलती तो क्या वो मर जाते? ऐसा कोई एविडेंस है तो ले आइए। तो उन्होंने एविडेंस दिया मुझे, वो एविडेंस मैं इस ग्रुप में शेयर करूंगा। वो एविडेंस ये था कि 2 दवाइयां, वो जब भी वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करते हैं एचआईवी के कॉन्टेक्स्ट में, वो हमेशा 2 दवाइयां लेते हैं, एक दवाई जो ज्यादा खतरनाक है, एक दवाई जो कम खतरनाक है, और दोनों के बीच में कंपेरिजन है। कभी भी ऐसा कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं हुआ एड्स के पेशेंट में कि एक ने दवाई ली और एक ने दवाई नहीं ली। अभी जो कोरोना के कॉन्टेक्स्ट में सॉलिडेरिटी ट्रायल हुआ था जिसमें भारत ने भाग लिया था, डब्ल्यूएचओ ने कराया था, उसमें अलग अलग दवाइयों का कंपैरिजन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, लेपिनोविर का, अलग अलग जो दवाई प्रोटोकॉल है उनमें से कौन सा ज्यादा अच्छा है, कौन सा खराब है। लेकिन कोई अगर दवाई नहीं लेगा वर्सेस दवाई लेगा, ऐसा कोई ट्रायल वो जानबूझ के नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ऐसा एक ट्रायल किया था उन्होंने 2004 में डायबिटीज में कि 300 ब्लड शुगर है 10,000 पेशेंट की, 5,000 पेशेंट को दवाई दिया नहीं और 5,000 पेशेंट को दवाई दे दिया मेटफॉर्मिन, और सोचा देखते हैं 6 साल बाद क्या होता है। 6 साल तो छोड़िए, 3.5 साल के अंदर ही जिन लोगों ने दवाई लिया था जाहिर है उनकी ब्लड शुगर कम होने लगी, लेकिन उनमें जो मोर्टेलिटी था इट वेंट इंक्रीज्ड बाय 22%, 22% उनकी मोर्टेलिटी बढ़ गई। तो वो जो ट्रायल था जो 6 साल तक होना था, 6-6.5 साल तक, वो 3.5 साल में उनको रोकना पड़ा। क्यों? क्योंकि दवाई लेने से ज्यादा मौतें हो रही हैं। तो यहाँ पे आप एज ए व्यूअर आपको ये देखना है कि एविडेंस बेस्ड क्या है। अगर एविडेंस बेस्ड है तो क्या है, एक सवाल पूछना है कि ये जो दवाई मैं ले रहा हूँ क्या ये दवाई लेने से मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू दवाई नहीं लेने से, या मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाएगी, लाइफ स्पैन चलो ना बढ़े लेकिन मुझे कुछ आराम मिलेगा इन कंपैरिजन टू दवाई नहीं लेने से, और इसका कोई एविडेंस है क्या? ये एक सवाल पूछिए। अब हम डिजीज वाइज सवाल पूछते हैं, क्या डायबिटीज के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं दवाई लूंगा तो क्या मेरी लाइफ स्पैन ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दवाई नहीं लेने से और लेट माय ब्लड शुगर बी हायर? तो एविडेंस क्या कहता है?
मेडिकल लिटरेचर में एविडेंस ये कहता है कि दवाई लेने से ना तो आपकी लाइफ स्पैन बढ़ेगी, ना ही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेडिकल लिटरेचर बोल रहा है। अब हम बात करते हैं कीमोथेरेपी, कैंसर की। कैंसर में जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है या सर्जरी है, अगर मैं ये करूंगा तो क्या मेरी लाइफ स्पैन बढ़ जाएगी इन कंपैरिजन टू कैंसर का पेशेंट कुछ ना करे, कुछ भी ना करे, कुछ भी ना करे, आयुर्वेद भी ना ले, होम्योपैथ भी ना करे, कुछ करे ही ना। तो एविडेंस ये कहता है कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ स्पैन लंबी होगी इन कंपैरिजन टू अगर आप कीमोथेरेपी लेंगे या रेडिएशन लेंगे या सर्जरी कराएंगे। तो चाहे हम कैंसर की बात कर रहे हैं, हम डायबिटीज की बात कर रहे हैं, हम हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट में भी ऐसा ही जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है वो यही कहता है। ब्लड प्रेशर में यही कहता है कि अनलेस आपका ब्लड प्रेशर 160/100 से ऊपर है कंसिस्टेंटली, तब थोड़ा बहुत दवाई का असर हो सकता है, मतलब आपकी लाइफ स्पैन को बढ़ाने में या आपकी क्वालिटी लाइफ को इंप्रूव करने में। बिना दवाई के अगर आपका ब्लड शुगर 160, ब्लड प्रेशर आपका 160/100 से नीचे रहता है नॉर्मली, चाहे वो 150/95 ही रहता हो, तब भी अगर दवाई लेके उसको और नीचे करेंगे, 120/80 लाने की कोशिश करेंगे, तो नंबर चाहे वो आ जाए लेकिन आपकी लाइफ स्पैन नहीं बढ़ेगी, उल्टा घट जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी घट जाएगी। ये सारे एविडेंसेस को मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, कलेक्ट करके मैंने इस बुक में डाला है। ये बुक भी फ्री डाउनलोड कर सकते हैं विश्वरूप.com में जाके ई बुक सेक्शन में। तो आप जब भी एज ए व्यूअर, एज ए पेशेंट, जब भी आप बीमार पड़े, तब जब भी कोई कहाँ जाना है वो आप डिसाइड करेंगे, होम्योपैथी में जाना है, आयुर्वेद में जाना है, कहीं जाना है या नहीं जाना है। लेकिन अगर जाते हैं तो डॉक्टर जो भी दवाई देगा, आपको सिर्फ इतना पूछना है अपने आप से या डॉक्टर से कि ये दवाई लेने से आपका मकसद क्या है, उस दवाई लेने का। क्या आपका मकसद सिर्फ ये है कि कोई एक नंबर अचीव करना, राइट, कि आपका ब्लड शुगर का नंबर क्या है, ब्लड प्रेशर का नंबर क्या है, या रिपोर्ट क्या कहती है, या आपका मकसद है हमारी लाइफ स्पैन को बढ़ाना एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना। अगर आपका मकसद क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ स्पैन बढ़ाना है, विच शुड बी द मेन पर्पस, तो ये सारी की सारी दवाइयों का जो मेडिकल लिटरेचर में जो एविडेंस है, दैट इज द कंप्लीट फेलियर, दैट इज द कंप्लीट फेलियर। तो वो सारे डेटा अगर आपको चाहिए तो यू कैन पुट हियर, राइट, ये इसको देख सकते हैं, इसमें मिल सकता है। तो जब भी जितने सारे वाइड स्प्रेड डिजीजेज हैं या जितने सारे वाइड स्प्रेड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, उन सब के मैंने एविडेंस ढूंढे। तो एवरीवेयर देखिए, देयर आर टू थिंग्स, एक तो मेडिकल साइंस है, एक मेडिकल इंडस्ट्री है। मैं अभी जो बात कर रहा हूँ वो मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। एक सिंपल सी दवाई अगर मैं बोलता हूँ, पैरासीटामोल की बात कर लेते हैं, अभी मनीष जी ने बताया, पैरासीटामोल 150 साल पुरानी दवा होते हुए भी यू विल बी शॉक्ड, पैरासीटामोल का एक भी इंसान पे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है। वायरल फीवर पे कैसे काम करती है, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है ही नहीं। तो इसे एविडेंस बेस कैसे कर सकते हैं? हाँ, एनिमल ट्रायल है, लेकिन एनिमल ट्रायल में ये देखा गया कि जिन एनिमल को दिया तो वो मर गए या फिर वो लंबे समय तक बीमार रहे। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, यहाँ पे आपको बहुत ही क्लियरली सोचना पड़ेगा कि ये पैरासिटामोल मैं ले रहा हूँ क्योंकि ये डॉक्टर बोल रहा है, क्या इतना ही काफी है, या आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि एविडेंस ये कहता है कि अगर आप लेंगे तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। व्हाट इज मोर सेटिस्फाइंग फॉर यू, व्हाट यू आर लुकिंग एट? आप ये देख रहे हैं कि ये डॉक्टर बोल रहा है तो मैं ले लूं, या आप ये देखना चाहते हैं कि इसमें एविडेंस ये कहता है तो मैं ले लूं?